देखो, लास्ट क्लास में बेटा अपन डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन में मैंने क्या बताया था कि हैवी न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल कैसे होगा, इसको मैंने बताया था कि भाई जैसे जैसे न्यूक्लियाई का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या होता है, साइज ऑफ ए न्यूक्लियाई या वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियन या एटॉमिक मास के, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, किसके कंपेयर में, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में, क्योंकि स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स, बहुत ही शॉर्ट रेंज का, 1 फर्मी इतने तक वो लगता है, फर्मी फेम्टोमीटर यूनिट होती है किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है, 10 का पावर -15 मीटर। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो अनस्टेबल होगा और फिर वो क्या होगा, टूटेगा, और टूट के उन न्यूक्लियाई के अंदर बदलेगा जो आपके क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन कैसे करते हैं, अपन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को किसके ऊपर, यूरेनियम के, यूरेनियम नाम का एलिमेंट लिया जाता है, क्योंकि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर आपका कोई भी न्यूक्लियाई जब डीके होगा तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालेगा, और तो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के अंदर अपन ने जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया था किसके ऊपर, यूरेनियम के न्यूक्लियाई के ऊपर, तो यूरेनियम आपका क्या होता है, डीके हो जाता है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकाल के, और बहुत सारी एनर्जी निकालता है। फिर मैंने कुछ रिएक्शन से लिखाई थी कि जब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है मैक्सिमम टाइम, मतलब ऐसे कहो कि जब 100 टाइम्स न्यूक्लियर फिजन हुआ यूरेनियम का तो 70 टाइम्स क्या बना, क्रिप्टॉन और बेरियम, बाकी और दूसरे एलिमेंट भी बनते हैं, और एवरेज एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के अंदर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एवरेज, ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि अर्थ सरफेस से, नेचर से जो यूरेनियम निकलता है वो 2 आइसोटोप में निकलता है, एक तो यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 जो होता है वो आपका जो नेचर से यूरेनियम निकला उसमें मात्र 0.7% उसका हिस्सा होता है, बाकी 99.3% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, यूरेनियम 238 का। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि यूरेनियम 238 जो होता है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से ही डिसइंटीग्रेट हो सकता है, कम एनर्जी के न्यूट्रॉन से वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। कम एनर्जी के आपके न्यूट्रॉन से डिसइंटीग्रेट कौन हो जाता है, यूरेनियम 235 बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, पावर प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो फिजन प्रोसेस थी वो मैंने बताई 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, एक होती है अनकंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। कंट्रोल्ड चेन आपकी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, एवरी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस होगी उसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा, 3 न्यूट्रॉन एवरेज निकलेंगे, 2 को क्या करेंगे अपन, बीच में मॉडरेटर लगा के हर एक जनरेशन के अंदर 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे के रिएक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होगा, उसके अंदर आपका जो न्यूट्रॉन है वो 3 टाइम्स बढ़ेंगे, जैसे पहली में अपन एक बार न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्ड कराएंगे तो कितने निकलेंगे, 3, अगली में 3 इंटू 3 9, अगली में 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, तो ऐसे करके चेन रिएक्शन लगातार बढ़ती जाएगी, और ये जो चेन रिएक्शन ये कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी।
अपन ने एक फैक्टर डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मैंने क्या बताया था, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है किसका, करंट जनरेशन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है डिवाइड में प्रीवियस जनरेशन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, उसका रेशियो। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और अनकंट्रोल्ड वाली कहां यूज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। तीसरी टाइप की ओर आती है रिटार्डेशन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसमें के का वैल्यू लेस देन 1 होता है। मतलब जैसे प्लांट को आपको रोकना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, या प्लांट के अंदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, जो कंट्रोल रोड दिखाई थी मैंने आपको, कंट्रोलर रोड कैडमियम और बेरिलियम की बनी हुई होती है, उनको इंसर्ट करा देंगे आगे उस चेन रिएक्शन के अंदर। तो उससे होगा क्या, जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो न्यूट्रॉन अगली जनरेशन में नहीं जा पाएंगे, वो अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे पहले ही कंट्रोल रोड के द्वारा, और जब वो अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे तो रिएक्शन धीरे 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 क्या हो जाएगी, बंद पड़ती चली जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात। तो देखो यहां पर न्यूट्रॉन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आती है कि भाई प्रॉब्लम तो अपन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कराएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, पर न्यूट्रॉन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मेजरली मैंने 2 लिखाई थी आपको। एक तो क्या है कि जब न्यूट्रॉन आपका बॉम्बार्ड कराया जाएगा यूरेनियम 235 पे, तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। उन न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने के लिए अपन मॉडरेटर लगाते हैं, ग्रेफाइट और D2 होगा, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो 1 से लेके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। तो वो न्यूट्रॉन जो आपका यूरेनियम रोड लगाएंगे या यूरेनियम मटेरियल लगाएंगे अपन, उसकी सरफेस को इरोड कर सकता है, उसकी सरफेस को क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, जो 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन निकलते हैं, भाई एक बार अपन ने स्टार्टिंग में एक न्यूट्रॉन लिया एकदम लो काइनेटिक एनर्जी का, यूरेनियम 235, उससे डीके या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 238 नहीं होगा, क्योंकि उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराना पड़ेगा। पर जो 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे हर एक चेन रिएक्शन में, उनका एब्जॉर्बर होता है यूरेनियम 238। मतलब यूरेनियम 238 कुछ कर नहीं रहा है, बस वो कर क्या रहा है, खा रहा है, जो निकला उसको भी खा जाएगा। जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनको भी क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, धीरे 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 बंद होने लग जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, यूरेनियम 238। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसका सॉल्यूशन मॉडरेटर ही करता है। मॉडरेटर के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है मॉडरेटर का कि भाई 2 न्यूट्रॉन को हर एक चेन रिएक्शन से एब्जॉर्ब कर लेना। दूसरा काम होता है एनर्जी को, जो उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी आई 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको रिटार्ड कर देना, उस एनर्जी को कम कर देना। बस इतना ही एनर्जी करे उसकी कि वो यूरेनियम 235 को डीके कर सके, एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हो, क्योंकि 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन जो हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, किसके लिए, यूरेनियम 238 के लिए। तो यूरेनियम 238 के लिए एब्जॉर्बर ना बने, इसके लिए अपन न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो बहुत कम कर देते हैं बाय यूजिंग मॉडरेटर। समझ में आया कि नहीं बात। फिर मैंने इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम बनवाया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम कैसे होता है। तो देखो मैंने बोला था कि 2 प्रकार के पावर प्लांट अपन पढ़ते हैं जनरली, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में ये जो जगह होती है, इसकी जगह आ जाता है आपका बॉयलर। क्या आ जाता है, बॉयलर। काम सेम होता है, काम सेम होता है, जो काम बॉयलर थर्मल पावर प्लांट में करता है
वही काम न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। ये पंप जो है यहां से वाटर को पंप करेगा इसके अंदर, इसके चारों तरफ आपके पाइप्स लगे होते हैं, मेटेलिक पाइप, जिसके अंदर से वाटर जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगी और उस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी, और वो न्यूक्लियर एनर्जी वो जो पाइप जा रहे हैं मेटेलिक पाइप उसको हीट करेगी, और हीट करने पर उसके अंदर से जो वाटर निकल रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम के अंदर, और उसी स्टीम को अपन यूज करते हैं टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराने के लिए। किसको, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराने के लिए। जब टरबाइन की ब्लेड घूमेगी तो उससे जुड़ी हुई शाफ्ट भी घूमेगी, और उस शाफ्ट को जनरेटर की हेल्प से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको जनरेटर की हेल्प से अपन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने एसी मोटर, डीसी मोटर। डीसी मोटर का क्या प्रिंसिपल होता है, वो सेम यहां पर प्रिंसिपल अपन यूज करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ में आएगी नहीं बात। तो यहां से जैसे ही वाटर यहां जाएगा इसके अंदर, ये वाटर हाई जो एनर्जी है उसके कारण कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टीम के अंदर, और ये स्टीम फिर टरबाइन को रोटेट कराएगी। मैंने कंप्रेसर भी लगाया था, कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, आपका उस जो आपकी स्टीम निकलेगी उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा, और वो हाई प्रेशर के साथ टरबाइन की ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक करेगा और टरबाइन को रोटेट करा देगा। समझ में आएगी नहीं बात। तो यहां से अपने को क्या मिलती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मैं आपको बता चुका हूं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है, पर इसके लिए आपका सेफ्टी जो होती है वो बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर देखो ये एक वर्ड लिखा हुआ सील्ड, क्या लिखा हुआ है, सील्ड। मैंने इसको लिखा था सील्डिंग। सील्डिंग जो होती है वो 10 से 12 फीट या 15 फीट की कंक्रीट की वॉल होती, दीवार होती सीमेंट की। वो किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो उन आपकी रेडिएशंस को रोकने के लिए ये जो वॉल बनाई हुई है ये वाली, ये आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर आपकी सील्डिंग होती है, जो कि क्या कर सकती है, ये रोक सकती है आपके जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आते हैं उनको ये रोक सकती है। अब इसके अंदर मैंने बताया था क्या क्या चीज यूज होती है। सबसे पहले तो फ्यूल यूज होता है, और फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235। फ्यूल कौन सा लेते हैं यहां पर अपन, फ्यूल होता है यूरेनियम 235। ऐसा नहीं है कि केवल यूरेनियम में और भी होते हैं, पोलेनियम भी यूज हो सकता है, थोरियम भी यूज हो सकता है, पर जनरली मैक्सिमम कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी है वो यूरेनियम से एनर्जी निकालने की है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह होते हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पर यूरेनियम 235, पोलेनियम, थोरियम ये यूज किए जाते हैं। यूरेनियम 235 क्यों किया, क्योंकि ये आपके कम काइनेटिक एनर्जी के न्यूट्रॉन से भी बॉम्बार्ड हो सकते हैं, उससे भी आपके ये डिसइंटीग्रेट या डीके हो सकते हैं। 238 क्यों नहीं किया, क्योंकि 238 हाई काइनेटिक एनर्जी के न्यूट्रॉन से ही डिसइंटीग्रेट और डीके हो सकता है। अरे समझ आएगा नहीं बात। अगली चीज मैंने बताई थी मॉडरेटर। देखो मॉडरेटर जो होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो D2O हैवी वाटर, और दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं इनके, पहला एक तो जो चेन रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना, दूसरी चीज जो बच गया वे 3 आते हैं एवरेज एक चेन रिएक्शन में, 2 को तो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर, ठीक है, और एक को आगे कंटिन्यू करता है उस रिएक्शन में, पर उस एक के भी काइनेटिक एनर्जी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। समझ आई ये बात। ये काम किसके होते हैं,
मॉडरेटर के। ठीक है, तीसरी होती है कंट्रोल रोड, कंट्रोलर रोड या कंट्रोल रोड। ये आपकी होती है कैडमियम और बेरिलियम। ये क्या करती हैं, ये आपका इमरजेंसी की कंडीशन जब होती है तब आपकी चेन रिएक्शन को रिटार्ड कर सकती है। इनको अपन अंदर तक इंसर्ट करा देंगे और आपकी चेन रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। समझ में आ गई बात। एक और लिखाया था मैंने, फ्यूल है, मॉडरेटर है, कंट्रोल रोड है, और एक और क्या होता है बेटा, 4 टर्म लिखाए थे मैंने, कूलेंट। क्या लिखाया था, कूलेंट। ठीक है, कूलेंट क्या करता है, इस आपका न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा आपकी एनर्जी निकलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कूलेंट यूज किए जाते हैं। कूलेंट आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है आपका कूलेंट आपका जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों कूलेंट यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि ज्यादा टेम्परेचर ना हो। क्योंकि न्यूक्लियर मैंने बताया था कि एक एटम का जब डीके होता है, एक यूरेनियम एटम का जब डीके होता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अलग अलग टर्म्स के बारे में मैं अभी लिखाऊंगा कि अलग अलग टर्म के यूज क्या होते हैं, क्या क्या चीज इनमें यूज होती है। जैसे पहला फ्यूल हो गया, दूसरा मॉडरेटर, कंट्रोलर रोड और आपका कूलेंट। कूलेंट में मैंने आपको 2 बताए, लिक्विड CO2 और आपका लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग आती है, तो वर्किंग में आपको इतना लिखना है कि वर्किंग के अंदर क्या होता है कि अपन जब पंप से हाई प्रेशर वाटर को इसके अंदर से पास कराएंगे तो ड्यू टू हाई आपकी थर्मल एनर्जी वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। और वो स्टीम जो है हाई प्रेशर वाली है वो टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करती है, टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, ब्लेड रोटेट करती है और ब्लेड से जो शाफ्ट जुड़ी हुई होती है वो मैकेनिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है और वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से अपन किसमें बदल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ में आ गई नहीं बात। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की पूरी प्रोसेस है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो, जब अपन ने एक ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ किस किस के बीच में, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किस किस के बीच में था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच। तब अपन ने देखा था कि 30 से 170 वाला रीजन था जिसमें अपन ने बोला था कि इस रीजन में आपके जो एटम आते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। उससे आगे वाले उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो वो आपके क्या होंगे, डीके होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे और किसमें बदलना चाहेंगे, 30 से 170 के बीच में। इधर जब बात करते हैं 30 से कम वाले, तो वो न्यूक्लियाई क्या करना चाहेंगे, ऐड होके ऐसे एटम के अंदर बदलना चाहेंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो ऐड होके एक ऐसे न्यूक्लियाई या हैवी न्यूक्लियाई में बदलते हैं जिनके लिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा हो। तो देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पॉसिबल हो सकती है, कम टेम्परेचर पर वो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो जनरली कहां होती है, एट द सरफेस ऑफ सन। क्योंकि सन के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 3 into
10 का पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और इतना टेम्परेचर तो सन की सरफेस पर ही पॉसिबल हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन गैस इतना टेम्परेचर होगा तो गैस जो है वो आपका किसमें बदल जाएगी, प्लाज्मा फेज के अंदर बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, प्लाज्मा फेज के अंदर बदल जाएगी। और वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर टूट जाएंगे। और जब वो टूटेंगे तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर उन गैस के लिए वो जो टेम्परेचर ज्यादा था तो वो टेम्परेचर कौन सी एनर्जी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि गैस की टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके कारण होती है, टेम्परेचर के कारण। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पर। ठीक है, तो जब वो वाइब्रेट करेंगे हाइड्रोजन एटम, ज्यादा टेम्परेचर होने से आपका प्लाज्मा फेज में बदलेगा, हाइड्रोजन ज्यादा फेज होने से प्लाज्मा फेज आ जाएगी गैस की। और प्लाज्मा फेज आने से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा। और वो आयन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में, यदि उनके बीच की डिस्टेंस जो है 1 फर्मी से कम हो जाए, जब वो वाइब्रेट करके एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो जाए तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो फिर आपके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे वो एटम। समझ में आया कि नहीं बात। और कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेंगे। हैवी मतलब उनसे हैवी होगा वो हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़ के आपका उससे ज्यादा हैवी जो न्यूक्लियाई हो गया, उससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई होगा, उसमें बदल जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन एटम जब अपन ने ग्राफ बनाया था तो 1H1 सबसे नीचे दिखाया था, अपन ने ग्राफ बनाया था तो 1H1 कहां आया था, सबसे नीचे। फिर उससे ऊपर 1S2, फिर उससे ऊपर 1S3, फिर आया था हीलियम, फिर नीचे चला गया था लिथियम। अरे समझ में आ गया ना, वो ग्राफ अपन ने बनाया था। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो आपको याद क्या रखना है, पहला तो बेसिक कि भाई यहां पर होता क्या है, यहां पर आपका लाइट न्यूक्लियाई जो है वो हाई टेम्परेचर पर एक दूसरे से कंबाइन होके आपका हैवी न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं, उस न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी पर न्यूक्लियोन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ये न्यूक्लियर जो आपकी प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर जो आपकी फ्यूजन वाली प्रोसेस है, ये केवल कहां पर पॉसिबल है, अर्थ सरफेस पर। क्योंकि इस प्रोसेस को होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, मैंने बताया जो गैस जो है वो प्लाज्मा फेज में जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा फेज में जाएगी, जाने के बाद वो आयंस में टूट जाएगी। और वो आयंस जो है हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो वाइब्रेट करेंगे। और जब वो वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस यदि क्या हो, 1 फर्मी से कम हो जाए तो वहां पर कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो फोर्स उनको क्या कर देगा, वो जुड़ जाएंगे। फिर प्लाज्मा फेज में आपका वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और फिर आपका फॉर्मेशन होता है किसका, आपका हैवी न्यूक्लियाई का। समझ में आ गई बात। तो क्या रिएक्शन होती है, देखो यहां पर मैंने बताया 1s2 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 क्या होता है, ड्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का आपका आइसोटोप है। हाइड्रोजन कौन कौन सा आइसोटोप दिखाता है, 1H1 1H2 1S3। तो 1H2 1H2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, 1S3 बनाते हैं। एक आपका क्या होता है, प्रोटॉन बनता है या हाइड्रोजन एटम बनता है। और उसके बाद 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। फिर 1H2 जो बन गया वो 1H2 1S3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हीलियम न्यूक्लियाई बना लेगा। और एक न्यूट्रॉन और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाहर निकलेगी। उसके बाद अपन इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 3 1s2 2 He4 1H1। और ये ऐड होने के बाद 17.6 प्लस 4 कितना होगा, 21.21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इनको अपन ऐड करेंगे तो देखो यहां से 1s3 कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों जुड़ जाएंगे। ये तीनों आपके क्या होंगे, ऐड होके क्या बन गया, 3
1H2, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद देखो इन रिएक्शन को कंबाइन करें तो क्या आ गया 2He4 1H1, ये एक न्यूट्रॉन और जुड़ के क्या बन गया आपका टोटल एनर्जी 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? आपको इसके अंदर इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। बेसिक पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। इसके बाद एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और आता है, उसको और बता देंगे। नेक्स्ट इसी में है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। एट द सरफेस ऑफ सन एंड स्टार, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एट द सरफेस ऑफ सन एंड स्टार। तो देखो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि स्टार और सन की सरफेस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और वहां पर हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होती है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो गैस है वो प्लाज्मा फेज में बदल जाएगी और प्लाज्मा फेज में बदलने के बाद हाइड्रोजन गैस टूट जाएगी हाइड्रोजन आयंस में, और वो आयंस जो है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे। और जब वो आपके उनके बीच की डिस्टेंस वाइब्रेट करते हुए उनके बीच की डिस्टेंस जब 1 फर्मी से कम हो तब उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो फिर चिपक जाएंगे। समझ में आएगी नहीं बात? तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। सेम वैसे ही रिएक्शन है यहां पर भी। यहां पर आपका क्या है 1H1 ठीक है, जुड़ के क्या बना रहा है 1H2, एक निकल रहा है आपका, एक आपका निकल रहा है यहां पर एक बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं अपन, ठीक है, प्लस वाला, और उसके साथ क्या निकलता है न्यूट्रिनो। इसको सही कर लेना, यहां पर है न्यूट्रिनो, ये एनर्जी निकलेगी पहली रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में एक प्लस और एक माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होंगे। यहां पर ये क्या निकला न्यूट्रिनो, गामा पार्टिकल और इतनी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद 1H2 1H1 रिएक्ट होके क्या बना दिए 1H3, ये क्या बना दिए सॉरी 2He3, ये आपका आइसोटोप है किसका हीलियम का। फिर गामा पार्टिकल और आपके 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। फिर से ये जो आपका रिएक्शन है ये अपन क्या करेंगे 2 टाइम्स ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, 2 टाइम्स हीलियम आइसोटोप, फिर हीलियम आइसोटोप मिलके क्या बना देंगे आपके हीलियम बना देंगे 1H1 इतनी रिएक्शन निकलेगी। फिर उसके बाद लास्ट में अपन ने क्या किया है 4 ले लिए हैं, किसके 4 आपके हाइड्रोजन एटम ले लिए हैं, उनको जोड़ के ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? अपन कह सकते हैं जितनी भी ऊपर से नीचे रिएक्शन है यहां तक कि इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो। ये जो रिएक्शन है यहां से यहां तक कि इनको सबको लेके ऐड कर दो तो आपका ये बन जाएगा। समझ आया कि नहीं बात? इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। समझ आइए बात कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है। ये मैंने बोला कि स्टार और अर्थ सरफेस पर ही होगा क्योंकि वहां पर सॉरी स्टार और सन की सरफेस पे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एटम है वो जुड़ के आपका क्या बना दिया यहां पर ड्यूट्रॉन बना दिया, एक आपका प्लस बीटा पार्टिकल निकला उसके साथ न्यूट्रिनो और ये एनर्जी निकली। समझ में आ गई नहीं बात? तो इस प्रकार से ये आपकी चैन जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियर फ्यूजन में कंप्लीट होती है। समझ आएगी नहीं बात? ये तो ये सारी रिएक्शन लिख लो उसके अंदर। जिंक 3064 is about in Fermi. ऑप्शन इन फर्मी 1.2 पहला ऑप्शन, दूसरा 2.4, तीसरा 4.8 और लास्ट 3.6।
तो देखो अपन ने साइज ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ा था, इधर देख लो, तो फॉर्मूला आया था R इक्वल टू R नॉट A का पावर 1/3। तो R इक्वल टू कितना आएगा, R नोट का वैल्यू कितना था 1.2 फर्मी, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 64, और उसकी पावर कितना हो गया, ये कितना आ गया 4। कितना आ जाएगा आंसर, किसमें आएगा आंसर, फर्मी में। ठीक है, जल्दी उतारते जाओ फटाफट। टू 238, यूरेनियम 92 238। After a series of decays, transform to stable end product, Pb 82206 lead। Then calculate number of alpha and beta particles, emitted in this process। देखो यहां पर हो क्या रहा है, यूरेनियम 92 238 वो डीके होता है और किस में बदल रहा है, पीबी 8220 इसमें बदल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई यहां पर कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकले। ठीक है, तो देखो जब अपन ने अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार का डीके पढ़ा था कि कोई भी न्यूक्लियाई जब डीके होता है तो 3 पार्टिकल निकालता है, अल्फा बीटा गामा। गामा निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न एटॉमिक मास में न एटॉमिक नंबर में, बस केवल क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकती है, आइसोमर्स प्रॉपर्टीज या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है उनकी। ठीक, अल्फा और बीटा निकलते हैं, उसकी कैलकुलेशन करनी है अपने को यहां। तो अपन ने देखा था कि बीटा निकलता है तो ए में तो कोई चेंज नहीं होता है, अरे होता है कि हमें कोई चेंज, केवल किस में चेंज होता है, जेड में। पर जब अल्फा निकलता है तो आपका ए में भी चेंज होता है और जेड में। तो देखो 238 से कितना बना, 238 में 206 को रिड्यूस किया जाए तो कितना आता है 32। कितना आ गया 32 आ गया। एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ए में 4 की कमी होती है, तो 4 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया 8।
तो अपने को यह बात तो पता चल गई कि भाई 8 क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। समझ आई बात? अब 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो भाई जेड में भी तो कमी आएगी। एक निकलता है तो 2 की आती है, 8 निकलेंगे तो 16 की। तो 92 में 16 को रिड्यूस करें तो कितना आएगा? 76। अरे कितना आएगा? 76। पर यहां पर 76 नहीं है, यहां पर क्या है? 82। इसका मतलब बीटा भी निकले, और बीटा कितने निकले हैं? 6। समझ में आया कि नहीं? और बीटा भी कैसे? नेगेटिव। नेगेटिव निकलते हैं तो प्लस होता है, और पॉजिटिव निकलते हैं तो माइनस होता है। तो यहां पर कितने पार्टिकल निकले? इन दोनों को एक दूसरे से घटा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो 6 बीटा पार्टिकल निकले। और बीटा भी कौन से वाले? बीटा नेगेटिव। कैसे पता चला ये? क्योंकि 76 से कितना हो गया है? 82 हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं बात? समझ बैठा क्वेश्चन? कि भाई अपन ने बोला कि 3 पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो काम खत्म। अब बात आती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप पकड़ो किसको? ए को। ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास नंबर, उसको पकड़ो। तो देखो 238 से कितना हो गया? 206 हो गया। एक दूसरे को रिड्यूस करो, कितना आया? 32। एक अल्फा निकलता तो कितने जाते? 4। डिवाइड करें, कितने आगे? 8। 8 अल्फा पार्टिकल निकल गए इस प्रोसेस में। निकले कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो 8 अल्फा निकल गए, तो अपन ने बोला कि 8 अल्फा निकलते हैं तो वो जेड में भी तो कमी करेंगे। एक अल्फा निकलता है तो जेड में 2 की कमी करता है। 8 निकलेंगे तो 16 की। तो 92 में 16 से रिड्यूस किया तो कितना आ गया? 76 आ गया। 76। पर यहां पर कितना लिखा हुआ है? 82। इसका मतलब बीटा भी निकला है इसके साथ। और बीटा कितने निकले? बच गए कितने? 6। तो 6 क्या निकल गए? बीटा निकल गए। अरे आएगी नहीं बात समझ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करेंगे अपन। तो इसका आंसर कितना लिख लेंगे? 8 अल्फा पार्टिकल और 6। समझ में आया कि नहीं बात? कर लिया। तो एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, उसी प्रकार का। कर लिया ये? हो गया। लास्ट क्वेश्चन और देख लो। लिखो, a radioactive nuclei undergoes decay as follows. ये बनाओ जल्दी से। लिख लिया? लिखेंगे इफ
mass number and atomic number of X are 180 and 72 respectively, and 72 respectively. Then calculate mass number and atomic number, then calculate mass number and atomic number of X4. ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको भाई। इसका कितना दिया हुआ है 72, अरे है कि नहीं, और ऊपर कितना है ए, कितना दिया हुआ इसका 180। अल्फा गया तो जेड में कितने की कमी होगी 2 की, कितना आएगा 70, ऊपर 4 की कमी 176, बीटा माइनस जाएगा तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे छोड़ दो। नीचे माइनस माइनस बीटा निकल रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 71, 70 था तो 71 प्लस 1 हो गया। अल्फा निकलेगा तो नीचे 2 की कमी तो 69, ऊपर 4 की कमी, समझ आइए बात। अरे हाँ कि ना, X4 जब बनेगा X3 से तो क्या निकल रहा है गामा, कोई चेंज नहीं होगा, तो आ गया 69 172, यही आपका क्या हो गया इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।